नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स पर बात करने वाले हैं। वैसे इस वीडियो में आप लोगों का इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाया है वो पुराने वीडियो में आप लोग देख सकते हो और बचा जितना भी अध्याय है उन सभी अध्याय को मैं इस वीडियो में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर कल शाम को आप लोगों को एक अलग से वीडियो मिलेगी जिसमें स्टार्टिंग से लास्ट तक आप लोगों का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक ही वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स आप लोगों को मतलब पूरा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ, जिसमें पूछा जा रहा है भारत के ग्रामीण क्षेत्रकों में आजीविका का मुख्य साधन डैश है। तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कृषि, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, जिसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से डैश है। तो क्या है? तो इसका आंसर गांवों के विकास से है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 3 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि वर्तमान में भारत की लगभग डैश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। तो कितनी जनसंख्या है? तो 2/3 जनसंख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो किस वर्ष हुई है? तो इसका आंसर होगा 1969 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। तो एक शीर्ष संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि साख के अनौपचारिक स्रोत निम्न में से है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाजन, व्यापारी और रिश्तेदार सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि साख के औपचारिक स्रोत निम्न में से है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्षेत्र ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, ये तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक निम्न में से किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुटुंबश्री को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप निम्न में से कौन सा एक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह ने डैश के सशक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का महिलाओं ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, इसमें पूछा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा जरूरतमंद सदस्यों को दिया जाने वाला ऋण निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का अति लघु साख कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 13 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि गुड़ निर्माण डैश का एक संबंध क्रियाकलाप है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र का, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पशुधन की संख्या में सबसे बड़ा अंश निम्न में से किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी पालन में, ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 15 में तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दूध के उत्पादन से है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का अधिकांश भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वर्ती क्षेत्रों से, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 17 पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मत्स्य उत्पादन प्रमुख राज्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पादन का निम्न में से लगभग कितना भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 भाग, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में डैश स्थान है। तो कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान, ठीक है। प्रश्न संख्या 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अक्टूबर 2014 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी निम्न में से कौन सा एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जैविक कृषि, ठीक है। प्रश्न संख्या 22, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में
धारणीय विकास का उदाहरण निम्न में से कौन सा एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जैविक कृषि। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 1 पर बात करें, मतलब नेक्स्ट अध्याय का, ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है हम लोगों से कि लोग डैश के लिए आर्थिक कार्य करते हैं। तो किसके लिए आर्थिक कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आजीविका के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 2 पर बात करें, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 इसमें पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम क्या कहते हैं? इन सभी क्रियाकलापों को हम लोग आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया ये दोनों ही कहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले सभी कार्यकलापों को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सिर्फ आर्थिक क्रिया कहते हैं। यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मूल्य जोड़ देने पर डैश प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सकल घरेलू उत्पाद होगा। ठीक है। तो ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। आगे यदि बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे श्रमिक कहा जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से श्रमिक किसे कहा जाएगा? तो जिन्हें नियोक्ता द्वारा काम के बदले भुगतान किया जाता है ये भी होगा, जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं ये भी होगा, और जो व्यक्ति किसी कारणवश अस्थायी रूप से काम नहीं कर पाते वो भी होगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 6 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि देश की जनसंख्या का वह भाग जो वास्तव में कार्य कर रहा है अथवा कार्य करने के लिए इच्छुक है तो क्या कहलाता है? तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो ये हो जाएगा श्रम बल। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 7 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि छोटे किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व्यवसायी और उनके कर्मचारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का असंगठित क्षेत्र में। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सकल श्रम बल के जिन श्रमिकों को नियोजित आय मिलती है और सरकार श्रम कानूनों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करती है वो है, तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से संगठित क्षेत्र को में लगे श्रमिकों को चुने। तो यहाँ पर जो आप लोगों का 4 ऑप्शन है इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा एक सरकारी अस्पताल की नर्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में अधिकांश रोजगार का स्रोत अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 11 पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि जनसंख्या शब्द का अर्थ है। तो जनसंख्या शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में रोजगार के औपचारिक क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगारदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का निजी सेक्टर। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 13 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस संगठन के प्रयास से भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, जिसको ILO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 14 पर, तो प्रश्न संख्या 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि देश के द्वितीयक क्षेत्र में कौन से औद्योगिक वर्ग आते हैं? तो देश के यदि हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में यदि बात करें तो इसमें विनिर्माण और विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति ये दोनों आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि बात करें 15 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र के माने जाते हैं? इसका यदि आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 10 या 10 व्यक्ति से अधिक। ठीक है।
प्रश्न संख्या 16 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न समीकरणों में से कौन बेरोजगारी की धारणा को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बेरोजगारी की संख्या बराबर श्रम शक्ति माइनस रोजगारों की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 17 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि निम्नांकित दशाओं में से किस दशा को खुली बेरोजगारी की दशा कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का योग्यता एवं इच्छा रहते हुए भी काम के अभाव के कारण व्यक्ति बिना रोजगार का रह जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित दशाओं में से किस दशा को प्रच्छन्न बेरोजगारी की दशा कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जब श्रमिक काम तो कर रहा होता है परंतु उसका सीमांत उत्पादन में योगदान शून्य होता है। ठीक है, यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 19 पर, तो प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। तो कृषि क्षेत्र में यदि बात करें तो अधिकतर जो बेरोजगारी होती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ठीक है, यदि बात करें प्रश्न संख्या 20 में, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्री किसे बेरोजगार मानते हैं। तो अर्थशास्त्री किसे बेरोजगार मानते हैं, तो जिसे आधे दिन की अवधि में 1 घंटा का रोजगार भी नहीं मिल पाता उसी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 21 पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है जब श्रमिकों को साल के कुछ महीने में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कुछ महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उन्हें नगद अथवा अनाज के रूप में कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 पर यदि बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के मुख्य स्रोत है। तो आंकड़ों के मुख्य स्रोत क्या है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनगणना रिपोर्ट और राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की रिपोर्ट और रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की रिपोर्ट। ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि मांग में परिवर्तन के कारण कुछ उद्यम उत्पादन बंद कर देते हैं तो किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 25 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन बेरोजगारी का एक कारण नहीं है। तो कौन सा जो है बेरोजगारी का एक कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 इसमें पूछा जा रहा है बेरोजगारी और डैश में प्रत्यक्ष संबंध। तो यदि इसका प्रत्यक्ष संबंध पर बात करें तो ये हो जाएगा निर्धनता। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि भारत में अधिकांश श्रम बल निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वनियोजित में आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसको लागू किया गया था वर्ष 2006 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 इसमें पूछा जा रहा है सरकार द्वारा रोजगार सृजन हेतु विभिन्न प्रयासों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, वह है और वह क्या है, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कदम और अप्रत्यक्ष कदम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी उद्योगों एवं सरकारी कंपनियों में की जाने वाली नियुक्तियां रोजगार सृजन के लिए किस प्रकार का प्रयास कहे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रयास को हम लोग प्रत्यक्ष कदम कहेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराया जाने वाला रोजगार सृजन का अवसर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सड़कों का निर्माण करने के लिए नियमित मजदूरों की नियुक्ति, सरकार उद्यम में मैकेनिकों की नियुक्ति करना और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को दिहाड़ी उपलब्ध करना। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 32 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराया जाने वाला रोजगार सृजन का अवसर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कुआं और बांधों का निर्माण करने के लिए अनियत मजदूरों की नियुक्ति करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में पंचवर्षीय काल के दौरान रोजगारहीन समृद्धि की धारणा क्या दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है।
ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 34 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन संस्था देश में विभिन्न भागों में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधी जानकारियां एकत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय श्रम मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 35 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिक महिलाएं कार्यरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 6%, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है कि ऐसे रोजगार के अवसर जिनके अंतर्गत सरकार एवं श्रमिक संघों द्वारा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, वे इनमें से किस वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक वर्ग या क्षेत्रक में, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन औपचारिक क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इस क्षेत्र के श्रमिकों को बिना क्षतिपूर्ति के काम से नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 39 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के नाम से, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि वर्तमान समय में कार्यस्थलों की अवधारणा में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों के घर कार्यस्थलों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। आगे यदि हम लोग चैप्टर पर बात करें, ठीक है, तो अगला चैप्टर का पहला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है पर्यावरण में सम्मिलित है। तो इसमें पर्यावरण में कौन सा सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जैविक तत्व और सभी अजैविक तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पर बात करें, तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित में अजैविक तत्व है, तो अजैविक तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य किरण, ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर बात करें, इसमें पूछा जा रहा है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में डैश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमी होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पर बात करें, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकती है। तो कौन सा गैस रोकती है। तो ये हो जाएगा ओजोन गैस, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जानवरों के अपशिष्ट में कौन सी गैस निकलती है। तो जानवरों के अपशिष्ट में यदि बात करें तो मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं वैश्विक उष्णन, ठीक है, उष्णता। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 जिसमें पूछा जा रहा है कि भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारक है। तो भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन विनाश, लकड़ी के चारे का निष्कर्षण और भूमि जल का अधिक निष्कर्षण। तो ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पर यदि बात करें, तो इसमें पूछा जा रहा है काली मिट्टी डैश की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी का यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें उत्पादन होता है कपास, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि डैश की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। तो किसकी पूर्ति जो है निरंतर बनी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरण संसाधन की, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जाए डैश निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है कि आजकल विश्व के सामने 2 प्रमुख पर्यावरण समस्या है और वो कौन कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक उष्णता तथा ओजोन अपक्षय, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 13 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण के कार्य है। तो पर्यावरण के क्या कार्य है। जिसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संसाधनों की पूर्ति, अवशेष को समाहित कर लेता है और इसके बाद जीवन को पोषण देता है। तो ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि ओजोन पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो है वो किस परत में पाई जाती है। तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है ओजोन अपक्षय का कारण है। तो ओजोन अपक्षय का क्या कारण है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 पर बात करें तो इसमें पूछा जाए त्वचा
त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है। तो त्वचा कैंसर का क्या कारण हो सकता है? तो परावैंगनिक किरणें हो सकती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा, अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंदोलन जो है कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 जिसमें पूछा जा रहा, अपिको का अर्थ है, तो अपिको का अर्थ क्या है? तो बाहों में भरना। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जाए, जैविक कीटनाशक रसायन बनाए जाते हैं। तो जैविक कीटनाशक रसायन जो है किससे बनाए जाते हैं? तो नीम से बनाए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो भारत में इसकी स्थापना की गई थी 1974 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है, कंपोस्ट खाद बनाने में कौन सा जीव उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है केंचुआ का। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जाए कि वैश्विक उष्णता का कारण है। तो वैश्विक उष्णता का क्या कारण है? तो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 23 जिसमें पूछा जा रहा है कि 1997 में जापान के डैश में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। तो जापान के किस जगह पर हुआ था? तो ये हुआ था क्योटो में। ठीक है। यदि प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 24 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम। तो वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर पहले हो सकता है ध्रुवीय हिम का पिघलना, पारिस्थितिक संतुलन के कारण प्रजाति की विलुप्ति और उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रभाव में बढ़ोतरी। तो ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ओजोन अपक्षय से। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जाए कि धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस विकास का अवधारणा ब्रेटलैंड कमीशन ने किया था। ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 27 जिसमें पूछा जा रहा है कि हरमन डेली थे। तो हरमन डेली कौन थे? तो हरमन डेली थे पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 पर यदि बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में डैश के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सीएनजी का उपयोग से। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक के रूप को कहते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक को रूप को हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। आगे बात करें यदि हम लोग प्रश्न संख्या 30 पर, तो प्रश्न संख्या 30 हम लोगों से पूछा जा रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको सीपीसीबी के नाम से जाना जाता है ने उद्योगों की कितने श्रेणियों की पहचान प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 17। ठीक है। अगला अध्याय पर बात करें और ये आप लोगों का लास्ट अध्याय है आप लोगों का इकोनॉमिक्स बुक का। ठीक है ना। इसको भी अभी हम तुरंत खत्म कर देते हैं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 2 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत का यदि बात किया जाए तो 1956 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी पंचवर्षीय योजना को डैश कहा जाता है। तो वहाँ के पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? तो मध्यकालीन विकास योजना कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 4 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि चीन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर अभी मैंने बताया था, और चीन में पूछा जा रहा है। तो चीन में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत जो है हुई थी 1953 ईस्वी को। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर, तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का संबंध किस देश से है? तो ये जो है संबंध है चीन से। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि चीन ने ग्रेट लीप वर्ष योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1958 ईस्वी को की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि 1958 में चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा सामूहिक रूप से खेती कार्य प्रारंभ किया गया था। कृषि के इस स्वरूप को क्या कहते हैं? तो कृषि के इस स्वरूप को कहा जाता है कम्यून। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि 1965 में माओ ने चीन में किस प्रकार की क्रांति की शुरुआत की थी? इसका आंसर हो जाएगा महान
सांस्कृतिक क्रांति का। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 11 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई। तो चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत का यदि बात करें तो 1978 को प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जाए चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था। तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा पूंजीगत वस्तुओं और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया था 1970 के दशक में। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में वित्तीय सहायता के प्रमुख स्रोत है। तो वित्तीय सहायता के प्रमुख स्रोत क्या है, तो पश्चिमी देशों से प्राप्त वित्तीय सहायता और मध्य पूर्वी देशों में जाने माने प्रवासियों का आय। तो ये दोनों हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार कार्य कब आरंभ हुआ था। कि आरंभ हुआ था 1988 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है चीन का। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राष्ट्र। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राष्ट्र जो है वो है पाकिस्तान। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 18 पर, इसमें पूछा जा रहा है कि एक संतान नीति लागू करने वाला देश कौन सा है। तो ये देश जो है चीन है। ठीक है, अभी इस नीति को हटा दिया गया है। खैर, प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि सबसे कम नगरीकरण वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर जो है उसके हिसाब से सबसे कम नगरीकरण वाला देश जो है वह है भारत। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 20 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चीन का यदि बात किया जाए तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि चीन का सकल घरेलू उत्पाद डैश ट्रिलियन है। तो कितना ट्रिलियन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 22.5 ट्रिलियन। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है हम लोगों को कि 1980-90 के दशक में चीन का जीडीपी विकास दर था। तो जीडीपी विकास दर कितना था, ये हो जाएगा 10.3%। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 23 पर बात करें तो इसमें पूछा जाए भारत का जीडीपी चीन की जीडीपी का 10% है। तो कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 41%। ठीक है, प्रश्न संख्या बात करें 24 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2015-17 में भारत का जीडीपी विकास दर कितना है। तो उस टाइम का यदि जीडीपी विकास दर देखें तो 7.3% है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि 2018-19 में चीन की सकल वर्धित मूल्य में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सेवा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 चीन में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 पर यदि बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि 2018-19 में चीन के सकल वर्धित मूल्य में किस क्षेत्र में योगदान सबसे कम रहा है। तो सबसे कम का यदि बात किया जाए तो कृषि पर रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 29 पर, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत चीन तथा पाकिस्तान तीनों ही देश के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक डैश है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में निम्न में से किस देश की स्थिति सबसे अच्छी है। तो किस देश की स्थिति सबसे अच्छी है, तो यहाँ पर 30 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का चीन का। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।